अजीत जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, कितना संभव है इस बार के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की ज़मीन को इतना कमज़ोर कर देना कि बीजेपी वहाँ सत्ता में आ जाए? देखिए यशवंत जी, अगर आप हम लोग जैसे एसआईआर के सिलसिले में हम लोगों ने बात शुरू की, आपने जो आपका इंट्रोडक्शन था आपका, जी। वो एसआईआर को लेकर के था। हम लोग उस पर आएंगे बाद में, बाकी जो राजनीतिक पहलू आएंगे है। जी। एसआईआर के जरिए ये कोशिश हुई थी कि एक कहा जा रहा था, और ममता बनर्जी पहले बहुत आशंकित थी कि उनके बहुत वोट कट जाएंगे। तो आप देखिए कि पहला जो ड्राफ्ट आया है उसमें 58 लाख वोट कटे हैं, और उसमें भी अभी आपत्ति लेने देने, दावे देने का ये काम अभी चल ही रहा है, हम्म। और वो बीजेपी की तरफ से भी हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी हो रहा है। और इस 58 लाख से ऊपर 32 लाख और ऐसे वोट हैं जिनको अनमैप्ड कहा गया कि ये मैप्ड नहीं वोट है, जो 2002-3 के एसआईआर में जिनका नाम नहीं था या जिनके माता पिता का नाम नहीं था, तो वो भी अपना नाम जुड़वाने और हटाने, वो काम भी अभी चल रहा है उन 32 लाख जिनको नोटिस दिया गया है अनमैप्ड वोटर का। उसके अलावा एक कैटेगरी आई है जो 1 करोड़ 30 लाख मतदाताओं की, जिसको कहा जा रहा है कि वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज जिनमें पाए गए हैं। तो जी। वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज को भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। हम अभी अग्निमित्र पॉल को सुन रहे थे, जो आपके आईसी चैनल अभी हम लोगों से पहले जो कह रही थी कि और भी नाम कटेंगे। कैसे नाम, आप कैसे जानते हैं कि और भी नाम कटेंगे? जो 1 करोड़ 30 लाख है, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है, उसमें कहीं कुमार छूट, बीच में कहीं कुमार है, कहीं कुमार नहीं लिखा हुआ है किसी व्यक्ति के नाम में, या मोहम्मद है तो मोहम्मद की स्पेलिंग में मिस्टेक है, कहीं एमडी है, कहीं पूरा मोहम्मद लिखा हुआ है, उस मोहम्मद की स्पेलिंग में भी दिक्कत है। तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज है। माता पिता पिता और पुत्र की उम्र में 15 साल से कम का अंतर दिख रहा है, तो उन सबको दूर किया जा रहा है। वो नाम उस तरह से नहीं कट जाएंगे। लेकिन अगर 58 लाख, 60 लाख, 65 लाख नाम कटते हैं, तो ये उसी एवरेज में आ रहा है जिस एवरेज में बिहार में कटा है। दूसरी बात इसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको नोट करना चाहिए, है कि जो नादिया का जिला है, मालदा है, मुर्शिदाबाद है, दिनाजपुर के दोनों जिले हैं जो मुस्लिम बहुल आबादी वाले जिले हैं, जहां 50%, 60%, 40% मुस्लिम आबादी है। हम्म। वहां वोट कटने का परसेंटेज जो है वो 6, 7, 8% है अधिकतम, उससे भी कम है। और कोलकाता के जो इलाके हैं, कोलकाता के दोनों सीटें लोकसभा की, जिसमें ममता बनर्जी की भी सीट आती है, ममता बनर्जी की अपनी सीट में 13% नाम वहां कटे हुए हैं। वहां मैक्सिमम आबादी 40% के करीब आबादी तो मारवाड़ी और वैश्यों की है। वहां ज्यादा नाम कटे हैं। जो हिंदू बहुल आबादी वाले क्षेत्र हैं, वहां ज्यादा नाम कटे हैं। इसलिए एसआईआर के आधार पर या नाम कटने के आधार पर अगर यह समझा जा रहा है कि उससे कोई नुकसान तृणमूल कांग्रेस को होगा, तो उससे नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नैरेटिव के दम पर अगर चाहेगी कि हम नैरेटिव बना देंगे, घुसपैठियों को हटा रहे हैं या हिंदुत्व का नैरेटिव, तो उस नैरेटिव के दम पर भी वहां ममता बनर्जी को नहीं हटा सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक मजबूत संगठन होना चाहिए है, जिसकी कमी है। वोट डलवाने वाले तंत्र की कमी है। एक लीडर होना चाहिए जिसके चेहरे पर राजनीति हो सके, जो ममता बनर्जी को चैलेंज कर सके, उसकी भी कमी है। तो संगठन के लेवल पर इतने प्रयोग हुए, राहुल सिन्हा से लेकर के और दिलीप हम्म। घोष होते हुए, सुकांत मजूमदार होते उस हुए, सामिक सामिक भट्टाचार्य तक भट्टाचार्य आ गया तक है। और शुभेंदु अधिकारी तक, उन प्रयोगों की वजह से एक लीडरशिप भी बहुत मजबूत, स्ट्रांग लीडरशिप नहीं इमर्ज हुई है। आता हूं मैं चैलेंजेस आपके हैं। साथ। 40% वोट पर पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी। 3-4% वोट ले आना है, वो संगठन और लीडर के दम पर आएगा। आते हैं चर्चा चर्चा हम अजीत जी, दरअसल हमारी चर्चा का जो मकसद है, मुराद हमारी ये है कि जिस टॉपिक पे हम अपने एक्सपर्ट से बात करें, आप मोटे तौर पर समझ जाएं कि हालात कैसे हैं और एक राय आप अपनी तैयार कर पाएं। अजीत जी ने मेरे सवाल को एसआईआर के हवाले से पकड़ा है। एसआईआर एक मुद्दा है और बंगाल में अभी जो पूरा उबाल है उसका एक बड़ा कारण एसआईआर है। तहसीन में आपके पास आना चाहता हूँ। कभी कभार क्या होता है कि बेवजह आप किसी चीज़ को इतना हो हल्ला हंगामे के दरमियान लेकर के आओ कि लगे कि यार वाकई आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो रही है। बिहार में एसआईआर ने एक कामयाबी से वहाँ के चुनाव को निपटवाया। बंगाल में अभी अजीत जो कह रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है कि 58 लाख लोगों के नाम कट जाते हैं, क्योंकि 20 साल के फासले में इतने नाम कटने लाजमी हैं। बिहार एक उसका उदाहरण है। लेकिन बार बार कुछ एक अपवाद को लेकर के अगर हम उसको जनरलाइज करने लगें, जैसे कि अभिषेक ने 10 लोगों को बिठा लिया, मंच पर खड़ा कर दिया कि देखिए ये सब लोग तो एसआईआर में मरे हुए लोग ड्राफ्ट रिपोर्ट कमिटी लिस्ट में, और ये सब लोग जिंदा हैं। तो नहीं, तहसीन, मेरा सवाल ये है कि माफी आप चाहता इसे हूँ, कुछ आवाज आ रही है बीच में। तहसीन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आ रही है, आपके पीछे स्टूडियो से भी आ रही है, कोई जुड़ रहा है शायद, अच्छा, मेरा तो सवाल बैकग्राउंड ये आवाज भी है आ रही कि
एक इंस्टीट्यूशन है चुनाव आयोग, बार बार एक इंस्टीट्यूशन को सवालों के आरोपों के दायरे में खींच करके सरकार के साथ उसकी साठगांठ बता करके कहीं ना कहीं इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को विपक्ष, खास करके अभी आज मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, आप बेवजह सवालों में, संदेहों में नहीं खींच रहे हो? थैंक यू। सबसे पहले तो मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको राणा जी, और आपके नए शो की बहुत सारा साधुवाद आपको, सारी टीम को, सभी वरिष्ठ पत्रकारों को। 2 या 3 चीज हमें इन मुद्दों को अलग अलग तरह से देखना होगा। सबसे पहले एसआईआर के खिलाफ कोई नहीं है, पर जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया की गई उस पर सवाल उठ गए। अगर एक अमर्त्य सेन को कहा जाता है आप सिद्ध करो कि आप भारत के नागरिक हो, आप एक वोटर हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में कॉमन सेंस नहीं है। हर एक प्रक्रिया में एक ह्यूमन टच होता है। आखिर एक इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूशन हो, मीडिया हो जो एक निजी इंस्टीट्यूशन हो पर लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो उसमें एक ह्यूमन टच आता है। इस समय वो ह्यूमन टच मिसिंग है। दूसरी चीज, एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से एसआईआर इलेक्शन की प्रक्रिया होनी चाहिए। ये सिटीजनशिप और नागरिकता की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। बिहार के अंदर आदरणीय गृह मंत्री बार बार अपने कैंपेन में कहते रहे कि एसआईआर के बाद बिहार के सारे घुसपैठियों को बिहार के बाहर फेंका जाएगा। तो वाजिब है ये सवाल उठा कि कितने घुसपैठिए थे। अब जब भी मैं शो पे आके बीजेपी के प्रवक्ताओं को पूछा कि कितने घुसपैठिए थे, तो कहते हैं हमें नहीं मालूम, ये आप इलेक्शन कमीशन से पूछिए। तो मेरा ये सवाल है कि देश के गृह मंत्री, गृह मंत्रालय, देश की वर्तमान सरकार, किसी को नहीं पता देश में कितने घुसपैठिए एक सूबे में। इलेक्शन कमीशन को पता है। ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं तो गृह मंत्रालय का काम है। तीसरी चीज, अगर ये नागरिकता का पैमाना है एसआईआर, और एसआईआर हो रहा है, तो ये एसआईआर आसाम में क्यों नहीं हो रहा, वहां पे एसआर क्यों हो रहा है? आसाम में सारे डॉक्यूमेंट्स, 11 डॉक्यूमेंट्स क्यों देखे नहीं जा रहे? आसाम में बल्कि उल्टा आपको देखना चाहिए डॉक्यूमेंट्स। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि आसाम में ऑलरेडी एनआरसी की प्रक्रिया हो गई है, वहां पे तो नागरिकता तय है। तो आसाम में आप क्यों सारे 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं दिख रहे? अब आसाम में जहां एनआरसी की प्रक्रिया हो चुकी है, जहां 19 लाख घुसपैठिए निकले, उनको तो आप देश के बाहर नहीं निकाल रहे। आप कह रहे दोबारा से एनआरसी की प्रक्रिया कराइए। तो कहीं ना कहीं इसका एक राजनीतिक उपयोग हो रहा है। और जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, देखिए क्रिकेट मैच के अंदर एक अंपायर होते हैं। अंपायर का काम होता है न्यूट्रल होना। अगर अंपायर विपक्ष के खिलाड़ी के साथ, एक टीम के साथ लड़ने लगे, उनके सवालों के उत्तर ना दे, तो फिर उस अंपायर में कॉन्फिडेंस चला जाता है। इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल है, उनको सवालों के जवाब देने चाहिए। सवालों के जवाब ये नहीं हो सकते कि आप देश के खिलाफ हो, आप ये क्यों पूछ रहे हो, आप वो कुछ कर रहे हो, या शेर व शायरी। सवाल के जवाब उत्तर होने चाहिए। आप एक संवैधानिक संस्था। मैं आता हूं, एक वाजिब सवाल आपने उठाया तहसीन ने। अनंत विजय जी हम जुड़ गए हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं। अनंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो सवाल अभी तहसीन का है कि जिन स्केल पर आप बंगाल में एसआईआर करवा रहे हो वो असम में क्यों नहीं है, और जो सवाल अभी एक और था अजीत द्विवेदी जी की तरफ से कि क्या एक सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, अपनी जिम्मेदारी वो सही तरीके से निभा रहा है, यानी कि इलेक्शन कमीशन? देखिए, तहसीन भाई की तरह मैं भी चाहता हूं कि उनको मकर संक्रांति की मुबारकबाद दूं, और इस पावन अवसर पर आपने अपना नया शो अर्धसत्य आरंभ किया है, आज का अर्धसत्य, तो आपको बहुत बधाई, आपके चैनल को भी बहुत बधाई। लेकिन जहां तक इस राजनीतिक प्रश्न का सवाल है, तो तहसीन भाई ने अपने उत्तर में स्वयं असम का उत्तर दे दिया। उन्होंने कहा कि वहां एनआरसी हो गया तो वहां इंटेंसिव रिवीजन की आवश्यकता क्या है। तो और अगर असम में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो विपक्षी दल के लोग क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में इतने केसेस चल रहे हैं, एक वहां से केस और कर देना चाहिए। दूसरी बात रही पारदर्शिता की, तो चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर राजनीतिक दल जरूर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वो मुंह के बल गिर पड़ते हैं। कल चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि हम नागरिकता तय करने का अधिकार भी हमें है। जहां तक वोटिंग का प्रश्न है, जहां तक मतदान का प्रश्न है, वहां हम नागरिकता तय कर सकते हैं। दूसरी बात, तहसीन भाई ने बहुत स्मार्टली, जितने स्मार्ट वो हैं उतने स्मार्ट उनके तर्क होते हैं, तो उतने बहुत स्मार्टली बिहार को भुला गए। बिहार में भी 45 लाख लोगों के नाम कटे थे। बिहार में एक व्यक्ति नहीं आया,
और ना ही कोई राजनीतिक दल आए। यशवंत जी, आपको एक और बात बताऊं, बहुत दिलचस्प, बिहार चुनाव के 45 दिन बीत चुके हैं। अब किसी भी दिन विपक्ष के लोग सीसीटीवी की मांग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि 45 दिन तक ही सीसीटीवी रखने की कानूनी बाध्यता है। अब वो कहेंगे कि सीसीटीवी दो हमें। सीसीटीवी क्यों? अब तो हम सोच रहे थे हम करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। तो एक शक का वातावरण बेवजह मुझे लगता है कि बनाया जा रहा है चुनाव आयोग के इर्द गिर्द, जिससे विपक्ष की जो रचनात्मक भूमिका, जिसका दम्भ विपक्ष के नेता भरते हैं, उससे वो दूर होते हुए नजर आते हैं। मैं अनंत ने एक सवाल का जवाब दिया है। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊँ। बेसिकली जो ज़ेरे बहस है ये कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जो दावा है कि वो अपनी सरकार बना लेगी, ममता बनर्जी का तख्तापलट हो जाएगा। एसआईआर एक मुद्दा है जो वहाँ चर्चा में है। ईडी के साथ टीएमसी का टकराव है जिसको लेकर के गहमागहमी है। गुंडा राज है बंगाल में, यह बात बीजेपी लगातार कहती है। भ्रष्टाचार है, घुसपैठियों को पनाह है। कई तरह के मुद्दे बंगाल के भीतर हैं और ममता बनर्जी का अपना तेवर, उनका अपना एक जो सिस्टम काम करता है वो इन प्लेस है। आपको इन सब की बिना पर इस बात में कितना दम दिखता है कि बीजेपी जो 2021 में नहीं कर पाई वो 2026 में कर लेगी? देखिए, बीजेपी चुनाव लड़ती है ऑल आउट जाके, और बंगाल में भी उसने लगातार इम्प्रूव किया है अपनी स्थिति को। जहां कहीं बीजेपी को पूछने वाला नहीं था, वहां वो लगभग बराबरी की लड़ाई लड़ रही है। और बाकी दोनों पार्टियां, लेफ्ट और कांग्रेस, हाशिए पर चले गए हैं। तो लड़ाई तो सीधी है और मजबूती से बीजेपी लड़ रही है। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि बीजेपी जिस तरह से लड़ाई लड़ती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ खोट है, और कुछ स्ट्रेटजी की दिक्कत अभी बीजेपी को है। क्योंकि बंगाल का जो समाज है, जिसको आप कुलीन समाज कहिए, वो अभी उसको, बदलों को उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दूसरा, बंगाल अपने आप में आज जो एसआईआर के बहाने सवाल उठाया जा रहा है घुसपैठ का, बंगाल घुसपैठ का नहीं, एक सेंटर था डेवलपमेंट का, जहां देश भर से लोग आते थे। खासतौर से पूर्वी भारत के तो सारे लोग ही बंगाल कमाने जाना, और बंगाल के डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट से वो जुड़ी हुई चीज थी। लेकिन लोगों का माइग्रेशन होता था, खासतौर से हिंदी इलाके का तो काफी बड़ा, माने वो राजस्थान से लेके बिहार और झारखंड सारे इलाकों से माइग्रेशन बड़े पैमाने पे होता था। तो वो वोटर तो बीजेपी को शायद अभी भी है, लेकिन उसके बहाने जब अपने संगठन की कमजोरी छुपाने के लिए या अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बीजेपी बाहर से वर्कर ले आता है, बड़ी संख्या में बाहर के लोग जाते हैं, हिंदी वाले खास तौर से, तो बंगाली समाज का रिएक्शन ठीक उल्टा होने लगता है, और वो बीजेपी के लिए बैकफायर कर रहा है। बीजेपी ने कम्युनल पॉलिटिक्स करने की कोशिश की हिंदू मुसलमान, मुझे लगता है उसका भी बहुत ज्यादा लाभ उसको नहीं हुआ। चर्चा को उसने अरविंद जी जाति आप में भी कहीं लेकर के आए, मुझे लगता है कि मैं अजीत को इसमें शामिल करूंगा।